नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों की, जिसकी कार्यप्रणाली को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को ऐसे सभी अस्पताल प्रबंधकों की समीक्षा मीटिंग बुलाई है। सोमवार को प्रस्तावित इस मीटिंग में क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है खामियां पाए जाने पर प्राइवेट संचालकों के साथ बॉन्ड को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कितने मरीज ठीक किए हैं, वहाँ की ओपीडी कितनी रही है, क्या क्या वहाँ के रिजल्ट रहे हैं, और पूरी समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि अब उनको बरकरार रखना है या आगे क्या उन पे किया जाए। ये सारी चीज़ों पे कल एक समीक्षा बैठक हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर की जाए, हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य विभाग की पहुँच हो जाए। देहरादून जेल में बंद आईएएस रामविलास यादव के बेटा और बेटी शनिवार को विजिलेंस के सामने पेश हुए। वहीं पूछताछ में विजिलेंस की टीम कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पाई। अब रामविलास की पत्नी कुसुम विलास यादव पर विजिलेंस की सारी जांच टिकी हुई है। 6 नोटिस देने के बाद भी पत्नी कुसुम विलास यादव पेश नहीं हुई। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 23 जून को आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार हुए थे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ में खुल गया है। बीते 24 घंटे से ये मार्ग यहां पर बंद था। पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते ये बंद था। जेसीबी मशीनों से हाईवे पर गिरा मलबा अब हटा दिया गया है, लेकिन सड़क दोबारा बंद होने का खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। हाईवे खुलने से हालांकि यात्रियों को राहत मिली। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। देर रात लामबगड़ के पास ये बंद था और बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवा दिया है। वहीं सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लामबगड़ के पास बार बार हाईवे बाधित हो रहा है, जिसे प्रशासन ने खोला है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जोशीमठ में अलकनंदा नदी, धौली नदी के साथ ही उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बारिश के चलते बढ़ गया है। कल्पगंगा, लक्ष्मण गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। 2013 की आपदा के बाद उर्गम घाटी में कई ऐसे कच्चे पुल हैं जो बरसात के दिनों में ग्रामीणों को पार करने होते हैं। कभी कभी पुल बह जाते हैं और दिक्कत होती है। इसके साथ ही घाटी के भेटा और अरोसी गांव को जोड़ने वाला कच्चा पुल भी खस्ताहाल हो चुका है और एक पुल है यहाँ पर जो कि निर्माणाधीन है, इसके चलते भी दिक्कत होती है। पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो अब बढ़ता जा रहा है। हम इस समय कल्पगंगा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। और अभी भी आप देखिए जिस पुल में हम चल रहे हैं ये बहुत कच्चा पुल है, इसमें सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दौरान यही पुल बह जाते हैं और इन पुलों के बहने की वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे अगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है कच्चे पुलों का, ये भेटा भरकी के लिए जाता है और कई वर्षों से ये रास्ते इसी तरीके के हैं, ये पुल इसी तरीके से हैं। हालांकि वर्तमान समय में जो मोटर पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो कब तक बनेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बरसात के दौरान ग्रामीण जीवन इसी तरीके से इसी पुलों में आर पार होता है और कभी कभी इन्हीं पुलों में बड़े हादसे भी हो जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे पुलों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं और बरसात के दौरान विशेष तौर पर ऐसे इलाकों में जो प्रशासन की टीम है वो अलर्ट रहे ताकि ग्रामीणों को कोई परेशानी न हो। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। वहीं बागेश्वर में पहली बारिश परेशानी का सबब बन गई, जहां पर बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग पर हरसिला के पास मलबा आने से शनिवार शाम को एक कार फंस गई, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घंटों बीत जाने के बाद विभाग ने मलबा हटाने की जहमत नहीं उठाई।
मौके पर मौजूद लोगों ने कार को मलबे से बाहर निकाला। क्या हमको और किसी को 2 घंटा भी हो गया। हमारे शामा के हैं, ये शामा से हल्द्वानी से आ रहे थे, यहाँ 2 घंटा हो चुका है और कम से कम 100 आदमी के आसपास है यहाँ, और कोई सुनने वाला है नहीं इस रोड में, और ऊपर से अभी पत्थर भी आ रहे हैं। टिहरी जिले में इन दिनों NH 94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सफर खतरे का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण के चलते नरेंद्र नगर, खाड़ी और नागड़ी में बनाए गए स्लाइडिंग जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिसके चलते लगातार पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। जगह पर ट्रीटमेंट का कार्य किया भी जा रहा है। जहां जहां पर भी ट्रैफिक रोकने के लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, तो पुलिस के सहयोग से हम वहां पर ट्रैफिक भी रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है BRO को। राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है और अब देहरादून नगर निगम राजधानी में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार कर रहा है, जिसके लिए निगम ने करीबन 25 जगहों पर जल संचय पिट की योजना शुरू कर दी है। इन जल संचय पिट पर निगम बरसात के बाद काम शुरू करेगा। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बारिश के पानी की निकासी न होने से इलाके में पानी भर जाता है और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोटद्वार में हाउस टैक्स का मुद्दा गर्माता जा रहा है। निगम की ओर से हाउस टैक्स लगाने का आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जनता पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है, लेकिन नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही सभी घरों से हाउस टैक्स लिया जाएगा। राज्य सरकार अपने वादे से मुकर गई है और कोटद्वार की जनता जो कि पहले ही कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रही है, उनमें टैक्स भी थोपा जा रहा है। यहाँ तक कि आप हाउस टैक्स तो ले रहे हैं, खाली जो जमीन पड़ी है उस पर भी आप टैक्स का निर्धारण कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। स्थानीय लोगों का कल आया था यहाँ समूह, उनको हम लोगों ने ब्रीफ करके टैक्स लिया जाना कितना जरूरी है, और हमारा 2012 से यहाँ नगर निगम में कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, न ही रिवाइज हुआ था। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्लास्टिक कैन बेचने वाले छोटे छोटे व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया। नाराज व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी प्लास्टिक बैन के नाम पर छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं और पॉलिथीन और प्लास्टिक कैन बेचने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। गंगा जल कैन बंद है तो पूर्णतः आप उसे बैन करो और बड़े फैक्ट्रियों को बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो। आप कंपनी बंद कर दो, माल नहीं बिकेगा। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप किसी का माल छीनो, उससे पैसा ऐंठो और माल छोड़ दो। उत्तरकाशी में गंगा नदी के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत के नीचे डंप किए जा रहे कूड़े के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे स्थानीय युवाओं को पुलिस ने जबरन उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार रात को बारिश के बीच भारी पुलिस बल के साथ SDM भटवाड़ी मौके पर पहुंचे और स्थानीय युवक अमेरिकन पूरी से बात की और उनकी मांगों पर आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ कहा गया कि अगर बात नहीं मानते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद पुलिस प्रशासन ने युवक को अनशन स्थल से उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चौदह जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि समय रहते सभी काम हो सके। अधिकारी ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी लगातार उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। सभी विभागों को 10 जुलाई तक कांवड़ से संबंधित कामों की डेडलाइन दी गई है और स्वास्थ्य विभाग को खासे निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में कांवड़ यात्रा से पहले बेड भी आरक्षित किए गए हैं। मेरे साथ सभी विभागों ने अपने काम प्रारंभ कर दिए हैं। उनको डेडलाइन 10 तारीख तक दी गई है। 10 तारीख तक सभी के काम पूरे हो जाएंगे। चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा
हमारे 17 है ना 17 टेम्परेरी हॉस्पिटल जो होते हैं, जर्मन हैंगर्स के छोटे जो कैंप लगाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स जहाँ 24/7 के बेसिस पे सुविधाएं रहेंगी। देश में कई जगहों पर हुए सांप्रदायिक तनाव और उन्माद को कांवड़ मेले से दूर रखना सरकार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने और सांप्रदायिक घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाएं हाल ही में घटी हैं। ऐसे में उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को सांप्रदायिक घटनाओं से दूर रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया है। पुलिस सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले लोगों, व्यापारियों और साधु संतों के साथ चर्चा करे और अन्य लोगों को जागरूक करने की कवायद कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी करने वाले और भड़काऊ गाने ना बजाएं, इस पर भी पुलिस की खास नजर रहेगी। देखिए, इस पे हम लोग लगातार होमवर्क भी कर रहे हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है उस पे काम कर रहा है और हर एक थाने को निर्देशित भी किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे एक मीटिंग कर लें, लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें। हरिद्वार के साधु संत भी मानते हैं कि कांवड़ यात्रा धर्म की यात्रा है। इस यात्रा में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए भड़काऊ और उत्तेजित करने वाले गाने कांवड़ यात्रा में नहीं बजाने चाहिए और जो भी हुड़दंगी ऐसा करते हैं प्रशासन को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है और इसमें किसी भी प्रकार के इस प्रकार के असामाजिक तत्व अगर माहौल को बिगाड़ते हैं तो शासन को सख्ती से निपटना चाहिए। और जो आजकल ये डीजे का और एक जो संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 सालों बाद बिना किसी प्रतिबंध के कांवड़ मेला आयोजित होगा। इसमें करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के इस सैलाब में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना ना घटे, इसके लिए अधिकारी दिन रात कसरत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रुद्रपुर की बात करते हैं। एक टेलर और उसके साथी को काम के बहाने बुलाकर जानलेवा हमला उस पर किया गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल टेलर के बेटे की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना 29 जून की है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के साथ नए सत्र की शुरुआत करेगा। हालांकि अभी प्रवेश और क्लास जल्द शुरू करने की चुनौती है। वहीं कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय एनके जोशी ने कहा कि प्रवेश के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। वहीं कुलपति ने यह भी कहा कि 17 अगस्त को नया सत्र शुरू होगा। कैंपसेस को सारे कॉलेजेस और कैंपसेस के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं उनकी एक ऑलरेडी मीटिंग मैंने कर ली है और उस मीटिंग में सबको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से नई शिक्षा नीति को अपनाना है और कैसे एडमिशन करने हैं, कैसे उनके एग्जामिनेशन करना है। तो इस पर सभी कॉलेज और कैंपसेस हमारे तैयार हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन, कॉर्बेट फाल और बाराती रॉड झरना भी बंद हो गए हैं। कॉर्बेट फुल होने की दशा में सीतावनी जोन ही एक ऐसा जोन है जहां पर कितनी भी जिप्सी जा सकती हैं, जो पर्यटन सीजन में हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है। इस बार सीतावनी जोन से सरकार को 1 करोड़ 14 लाख का राजस्व मिला है और कॉर्बेट फॉल के साथ साथ बाराती रॉड झरने से 50 लाख से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। अब ये तीनों पर्यटक स्थल 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खुलेंगे। पंद्रह अक्टूबर से हम दोबारा इन जोन्स को खोलेंगे। इसमें सीतावनी और कॉर्बेट फॉल है और बरसात की वजह से 30 जून के बाद ये दोनों ही हमारे जो पर्यटन जोन है इसको बंद कर दिया गया है। और इस वर्ष जो है हमें सीतावनी जोन से 1 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। चंपावत के देवीधुरा में ऐतिहासिक बग्वाल मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। अगले महीने 8 अगस्त को बग्वाल मेले का आगाज हो जाएगा, जिसमें पुष्कर धामी भी शिरकत करने वाले हैं। 12 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन
मां बाराही के मंदिर में 4 धामों के बीच बग्वाल खेली जाएगी। कुमाऊं और बाहर के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसमें उनका आना प्रस्तावित है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और मंदिर समिति के साथ हम आने वाले दिनों में एक बैठक करेंगे और शासन ने इसको विभागीय मेला घोषित किया है, तो इसमें जो भी बजट की डिमांड है वो हम शासन को प्रेषित करेंगे। उत्तरकाशी में बरसात शुरू होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भक्ति के आगे मौसम भी फेल होता नजर आ रहा है। देखिए, मॉनसून आते ही बरसात का दौर 4 धामों में भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद भी गंगोत्री यमुनोत्री समेत चारों धाम की यात्रा का यात्री रुक कर रहे हैं और बरसात को मात देकर श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। हम अभी यमुनोत्री करके आ गए, अभी गंगोत्री जा रहे। आज मुकाम है उत्तरकाशी में, कल सवेरे गंगोत्री जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। अभी इधर का अच्छा वातावरण, सब अच्छा है। सब दोनों धामों में अब तक 7,73,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बरसात के मौसम को देखकर यात्री काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफी सुहावना मौसम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यात्रा, पैदल यात्रा बहुत ही अच्छी रही, मौसम भी बहुत अच्छा था और माता जी की सुंदर मूर्ति के दर्शन करके हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो गई। तमाम तकलीफों के बीच यात्रा कर रहे यात्री धामों में दर्शन करके खुश हैं, जो दिखाता है कि 4 धाम यात्रा कितना महत्व यात्रियों के जीवन में रखता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। देहरादून शहर के ज्यादातर वार्ड में पीने का पानी ठीक नहीं है। ये दावा पीने के पानी की क्वालिटी पर रिसर्च करने वाली संस्था स्पेक्स ने किया है। सोसाइटी ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट यानी कि स्पेक्स के संस्थापक ब्रिज मोहन शर्मा का कहना है कि इस बार 97 सैंपल लिए गए, लेकिन 92 सैंपल फेल रहे। संस्था का कहना है कि पीने के पानी में ज्यादातर वार्ड में क्लोरीन की तय मात्रा ज्यादा है। मानकों के मुताबिक 1 लीटर पानी में 0.2 क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर 1.2 तक क्लोरीन मिली, जिससे स्किन के साथ दूसरी बीमारियों का खतरा है। न्यूज़ 18 ने इस मामले में जल संसाधन से बात की, लेकिन स्पेक्स की प्राइवेट संस्था बताते हुए जल संसाधन के अफसरों ने कोई कमेंट करने से मना कर दिया। क्योंकि ये जो क्लोरीनेशन है ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, आपको अल्सर दे देगा, आपको तरह तरह की बीमारियां दे देगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो है कैंसर प्रदत्त है। वो ऐसे ही हार्डनेस है, आपके घुटने हैं, किडनी स्टोन है और ये सब चीज़ें आपको हार्ड वाटर देगा। पानी जो है शुद्ध पानी, पानी नहीं शुद्ध पानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मेरे को मिलना ही चाहिए। उत्तरकाशी में जानकी चट्टी के पास दुर्बिल गांव में सड़क निर्माण का काम चल रहा है और मलबा सीधे यमुना नदी में डाला जा रहा है, जिसके बाद मलबे ने यमुना के बहाव को रोक दिया है और यमुना नदी में झील बन गई है, जो कभी भी तबाही की वजह बन सकती है। मलबे ने पानी को रोक दिया है और झील में पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर ऑल वेदर रोड का काम भी जारी है। मॉनसून के सीजन में यमुना में पानी बढ़ता है और झील भी बढ़ती है, तो फिर हालात बेकाबू होंगे। धार्मिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में कांग्रेस प्रवक्ता अक्सर असहज नजर आते हैं। यही देखते हुए अब उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को बहस में न पड़ने और दूरी बनाए रखने का फरमान जारी किया है और बीजेपी ने इस फैसले को धर्म की सियासत से जोड़ दिया है। धार्मिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दिखेंगे। अक्सर धर्म से जुड़ी बहसों में कांग्रेस नेता असहज नजर आते हैं और कई बार धार्मिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष सही तरह से नहीं रख पाते। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने हाल ही में उन नेताओं की लिस्ट जारी की जो प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखेंगे, लेकिन किसी भी धार्मिक बहस में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, देश के उन तमाम सवालों पर बात नहीं हो रही है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका जनता से सरोकार है, उन पर बात नहीं हो रही है। और हम लोग उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, तमाम इस तरह की बातों पर जिनका कोई लेना देना आम नागरिक की जीवन से नहीं है। कांग्रेस इस फैसले में जनता और देश का हित बता रही है, लेकिन बीजेपी
कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई मेल नहीं है और इस फैसले के बाद देश और प्रदेश के हिंदुओं को ये बात समझ जानी चाहिए। टीवी डिबेट में हिंदू या धर्म पर आधारित जो है उस पर चर्चा में अपने प्रवक्ताओं को न भेजने का निर्णय किया, इससे साफ जाहिर होता है। मुझे तो उत्तराखंड के हिंदुओं से भी कहना और देश के हिंदुओं से भी कहना है कि इनकी मानसिकता को आप लोग देख लीजिए। ये केवल छलावा करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन सोच इनकी वैचारिक धारा में हिंदू या हिंदुत्व कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता अब सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी टीवी बहस में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के इस फैसले के बाद अब नई बहस खड़ी होती दिख रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी कि कुछ कांग्रेस नेता शादियों में कह रहे हैं कि हरीश रावत की वजह से पार्टी हारी, वरना कांग्रेस की सरकार बनती। इसी बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है 2016 में जो बगावत हुई उस दंश से कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई है। यानी कि अगर कांग्रेस विधायक नाराज होकर पार्टी ना छोड़ते तो पार्टी का ये हाल ना होता। वहीं 2016 में कांग्रेस छोड़ने वाले सुबोध हुनियाल का कहना है ये हाल हरीश रावत की एकला चलो की नीति की वजह से हुआ और चुनाव से पहले हरीश रावत ने ही कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ वरना घर बैठ जाऊंगा, इसलिए कांग्रेस अभी और बर्बाद होगी। कहते थे जब इतने वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा। तो जब इस तरह की सत्ता की लालसा महत्वाकांक्षा अत्यधिक होगी, जिसे पावर लस्ट कहते हैं, तो यही हाल होना था। अभी तो और बुरा हाल होगा। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है।